दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं आल्हा खंड की। आल्हा खंड जिसके से आप लोग अलाउद्दौल का इतिहास जानते हो और जो अलाउद्दौल की वीरता की कहानी मगधी में, भोजपुरी में, बुंदेलखंडी में, अवधी में गाया जाता है। जितने भी हिंदी क्षेत्र हैं, जितने भी ये मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी वाला क्षेत्र है जिसमें ये प्रचलित है, ये सारी कथा जो है वो आल्हा खंड से ही ली गई है। और आल्हा खंड की जो कहानी है वो भी इस कहानियों से कम लोकप्रिय नहीं है और हम सभी को अपना इतिहास जानना चाहिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि बीच में मध्यकाल आ गया था और उसमें मुस्लिमों का शासन हुआ इंडिया पे। तो मुस्लिमों ने जानबूझ के जो आल्हा खंड है राजपूतों के इतिहास को छुपा दिया और सारा एक एक पत्र, एक एक जो पेज है उसको बर्बाद कर दिया। तो आल्हा खंड का जो मूल रूप था जगनिक का, वो तो था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने जला दिया था। लेकिन जो सामाजिक परिदृश्य है, जो सामाजिक संस्कृति में रचा बसा था आल्हा खंड, जो सभी भाषाओं में गाया जाता था, वो वैसे ही अक्षुण्ण रूप से चला आ रहा था। तो इसको संकलित करने का एक कहानी एक बताया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको बताना चाहूंगा कि 1900 के आसपास एक अंग्रेज जज के पास एक मर्डर केस गया। एक आदमी ने एक पड़ोसी को अपने हत्या कर दिया था। तो जज ने पूछा कि भाई हत्या कैसे किया, क्या हत्या किया, क्यों हत्या किया। तो वो आदमी था जो, वो बोलता है कि साहब मैं खाना खा रहा था और खाना खाते समय ही मैंने आल्हा की एक पंक्ति सुनी जो पड़ोस में गाया जा रहा था। तो वो पंक्ति थी कि जाकी बैरी सुख से सोए ताको जीवन को धिक्कार। मतलब कि जिसका जो बैरी है, किसी का दुश्मन यदि कोई सुख से सो रहा है तो उसका जीना जो है वो धिक्कार है। मतलब जैसा कि आपको पता है, शुद्ध रूप से वीर रस की महाकाव्य है और इसको सुनने के बाद आपको आपकी जो रोम रोम फड़कने लगती है। तो इसको जानना चाहिए। तो जो जज बोलता है, फिर उसके बाद कहानी बताता है कि फिर मैंने जब ये सुना कहानी, ये गाना सुना, गाने की एक लाइन सुनी, तो वो उसका जो खून है वो खौल गया और फिर उसने तलवार उठाया और पत्नी को बोला कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, और जाके उसका सर उतार दिया मार के। फिर आके खाना खाया। फिर अगले दिन जब पुलिस आई तो उसको पकड़ के ले गई। तो जज ने जब ये बात सुना कि एक आदमी किसी काव्य की एक लाइन सुन के किसी की हत्या कर सकता है, किसी को मार सकता है, तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो बोला कि ये काव्य जरूर होना चाहिए। उसने आदेश दिया कि इसको, जो ये आल्हा की जो लाइनें हैं, आल्हा की वो पंक्तियां हैं, इनको इकट्ठा किया जाए और एक संग्रहित करके एक बुक बनाया जाए, ताकि सबको इससे फायदा मिले और पता किया जाए कि ये है क्या। तो उसके बाद 1919 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने इसकी जो गायन जो गाया जाता था, जो सामाजिक वृत्तियों में था, उसको इकट्ठा करके एक बुक प्रकाशित किया आल्हा खंड के नाम से। तो उसी आल्हा खंड को आज हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आल्हा खंड को आधुनिक महाभारत भी कहा जाता है, यानी कलयुग का महाभारत कहा जाता है। और उसी में एक कहानी ये वर्णित है कि एक बार जब पांडव लोग युद्ध कर लिए थे, युद्ध होने के बाद कृष्ण से बोला कि अभी भी हमारा जो मन है वो युद्ध में ही लग रहा है, मन कर रहा है युद्ध करने के लिए। अब वो उस टाइम तो अब कौरव खत्म हो चुके थे, तो युद्ध के लिए कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास। तो कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, कलयुग में एक और मौका मिलेगा और तब आप लोगों का अवतार होगा, तो फिर आप युद्ध करना, जबरदस्त युद्ध करना, जितना मर्जी होगा उतना कर लेना। तो वही बताया जाता है वहीं कि जो पांडु थे, आल्हा, उदल, मलखान, सुलखा और इंदल, ये 5 पांडव के अवतार थे। और इन्होंने ही फिर से आके जो 1163 से 1200 ईस्वी के आसपास दबा के युद्ध किया और अपना जो परचम लहराया जबरदस्त ढंग से। तो ये राजपूतों का इतिहास है, हम सबको पता होना चाहिए। आल्हा खंड बेसिकली है क्या? आल्हा खंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि आल्हा खंड की रचना जो है जगनिक ने किया था। और जगनिक जो परिमल राजा था उसकी बहन का लड़का था और उसने अपनी आंखों देखी सारी वृतांत
काव्य में, दोहा, सोरठा, चौपाई में बताया था सब कुछ। और उसमें मेनली आल्हा उदल की जो प्रशंसा है, आल्हा उदल बनाफर सरदार थे, वो वन से आए थे, इसलिए उनको बनाफर राजपूत बोलते थे। तो बनाफर सरदार थे और उन्हीं की वीरता का चर्चा किया है। अब बनाफर होने की वजह से जो और राजपूत थे उनको उचित सम्मान नहीं देते थे। वो ये बोलते थे कि ये नीच कुल के हैं, ऊंची कुल के राजपूत नहीं है, तो अपनी बेटियों की शादी करते नहीं थे इनसे। अब विलिंग होके नहीं करते थे तो भाई अब शादी तो करना ही है। तो सबसे पहला मतलब ये पूरा आल्हा खंड में जितनी लड़ाई है, 52 लड़ाइयों का चर्चा है, और 52 की 52 लड़ाइयां शादी के लिए, गवना के लिए, विदाई के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए है। और समाज अब चूंकि चेंज हो रखा है तो वो समय का उस चीजों का अब इम्पोर्टेंस नहीं है जो चीजें बताई गई हैं, और उस चीजों पर चर्चा करना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो उसका वीरता है उसका वर्णन बहुत जरूरी है, जो उसका इतिहास उसमें जो छुपा है वो जानना बहुत जरूरी है। जो आत्मगौरव है क्षत्रियों का, राजपूतों का और जो भारतीयों का, वो गौरव जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है कि इस बुक के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए और थोड़ा सा आगे भी इसकी जागरूकता फैलाई जाए, ताकि इस बुक को ठीक से प्रकाशित किया जाए और इतिहास में प्रॉपर महत्व दिया जाए। तो दोस्तों, जो ये लड़ाई हुआ उस टाइम, तो 52 लड़ाई जो मैंने बता चुका हूं, तो सारी लड़ाइयां शादी के लिए होता था, अपने मान सम्मान के लिए होता था। तो जो उस टाइम का कल्चर चला राजपूतों का, सारा चीज आज भी जो 20-25 साल पहले हम लोग देखा करते थे कि बारात में गोली बंदूक लेके आते थे, जितना ज्यादा बंदूक लेके आ रहे हैं लोग उतना बड़ा बारात माना जाता था, बारात मर्याद रहती थी। बारात के लिए एक शब्द यूज किया जाता है कि बारात चढ़ के आई है। तो बारात चढ़ के आई है मतलब ये भी उसी टाइम का वर्ड यूज है कि बारात चढ़ के जाती थी, और मतलब एक प्रकार से आधिकारिक रूप से शादी किया जाता था। मतलब यदि जो सहमति से भी शादी की जाती थी उसमें भी ये शो करना जरूरी था कि घुड़दौड़ होता था, तलवारबाजी होती थी। मतलब ये राजपूतों का एक कल्चर ही था, और आज से 20-25 साल पहले ये भारत में अभी भी होता आ रहा था। अभी भी जो फुलझड़ियां चलती हैं, पटाखे चलते हैं, और ये जो चढ़ के आई हुई बारात, इस तरह की जो शब्द यूज करते हैं, ये सारा चीजें वहीं से है। और आज भी जो राजपूतों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, इसमें उस काल का रचा बसा है। सारी जो जीवन शैली है उसी टाइम की जीवन शैली आज भी रची बसी है। ये समय के साथ चेंज हुआ है, होना भी चाहिए, और हमेशा आदमी को प्रगतिशील होना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो इस बुक का जो पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। अब दोस्तों, ये जो काल था उसमें 3 मेन साम्राज्य थे। एक तो चंदेल थे, जो बनाफर, जो चंदेलों के जो परिमल राजा थे, और उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे आल्हा उदल। आल्हा उदल बनाफर थे, बनाफर सरदार उनके बारे में कहा जाता है, और सिरसा और मोहबा में ये लोग शासन करते थे। तो और जो ये कहीं भी किसी से लड़ने के लिए तैयार रहते थे, लड़ने में इनको कहीं कोई कोताही नहीं था। और ये पूरा बुक ही लड़ाई पे है कि कैसे परिमल राजा ने, पहला लड़ाई जो है परिमल राजा की शादी की लड़ाई है, कि जो मोहबा के राजा थे उनकी लड़की जो मल्हाना थी, माहिल की बहन थी। इसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रॉपर चर्चा करूंगा कि माहिल की कैसे मान अपमान हुआ, और माहिल क्यों आल्हा उदल को मरवाना चाहता था, परिमल राजा को क्यों नष्ट करना चाह रहा था। एक अलग वीडियो छोटा सा बनाऊंगा। तो इससे शुरू होती है, परिमल राजा की शादी से बुक का शुरुआत होता है। और आल्हा की जो है अंतिम लड़ाई, बेला की गौना जो है, उस पे जाके खत्म होता है, जहां पे पृथ्वीराज को आल्हा अभय दान देता है। और अभय दान देने के बाद वो खुद जाके साधु बन जाता है, और अपना विंध्याचल की पहाड़ियों में मां शारदा के यहाँ भक्ति करता है। बताते हैं कि आज भी वहां पे अमर है आल्हा। तो इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो ये है कि आप देखो इतिहास में उन जो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अटैक करता है और हार के यहाँ से बेइज्जती होके जाता है, और 1 साल बाद फिर 1192 में अटैक करता है और पृथ्वीराज को हरा देता है। तो ये जो काल था, इसमें इन लोगों का युद्ध हुआ था, आपस में खुद का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का और चंदेलों का। और चंदेल, उस जो युद्ध था बेला का गौना वाला, उसमें मतलब इतनी रक्तपात हुआ था कि चंदेल का लड़का, जो चंदेल परिमल राजा का ब्रह्मजीत मारा गया था, पृथ्वीराज चौहान का लड़का जो है ताहिर मारा गया था। सब मतलब कि सब जो राजपूत वीर थे वो मारे गए थे। बहुत शक्ति क्षीण हो गई थी पृथ्वीराज की भी और इनकी भी, लड़ के आपस में।
तो इसका जो ऐतिहासिक महत्व है ये भी है कि मतलब कि अब आपस में लड़के कमजोर हुए, फिर उसके बाद उसने दूसरे ने फायदा उठाया, तो इससे हम लोग सीख ले सकते हैं। तो इन सब में बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ये बुक को थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व और ज्यादा देना चाहिए और राजपूतों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। अब भले कास्ट वाइज ना बताओ, लेकिन अपने इतिहास के लिए तो बताना ही चाहिए। तो धन्यवाद। आगे और वीडियो बनाता रहूंगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग इसको पसंद करेंगे, जैसा कि और वीडियो मेरा आप लोगों ने पसंद किया है, प्यार दिया है, तो प्यार यदि आप लोगों का ऐसे बना ही रहे तो जयचंद के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पूरी राजपूत काल का एक एक हिस्ट्री ठीक ढंग से रिसर्च करके पढ़ के बढ़िया से बताऊंगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।